हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और हमारा यह जो सॉलिड स्टेट का तीसरा वीडियो है जो को प्रेसिपिटेशन पर आधारित है। और इसका टॉपिक है को प्रेसिपिटेशन एज अ प्रीकर्सर टू सॉलिड स्टेट रिएक्शन। तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, एक वाटर साइकिल बनी हुई है। इस वाटर साइकिल का उपयोग इसलिए किया गया है ताकि आपको ये बता सकें कि इवोपरेशन क्या होता है। हालांकि आप लोग जानते होंगे इवोपरेशन क्या होता है, पर इस साइकिल के माध्यम से आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे सन से रेज इस सी वाटर पे पड़ रही है, और सी वाटर पर रेज पड़ने के कारण वाटर का इवोपरेशन हो रहा है। इवोपरेशन बेसिकली क्या है? ये एक प्रीकर्सर प्रोसेस है, प्रारंभिक प्रोसेस है। और जब तक इवोपरेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा। जब तक इवोपरेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा। तो पहले इवोपरेशन जरूरी है, उसके बाद फिर कंडेंसेशन होगा और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद फिर रेनिंग हो सकती है, रेनफॉल होगा। तो ये इवोपरेशन को बता रहा है। दूसरी चीज़ प्रेसिपिटेशन, तो आप ये दूसरे चित्र में देखिए कि ये एक बीकर से हम लिक्विड को एक कोनिकल सॉरी एक फनल के द्वारा दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और बीच में एक ग्लास रॉड लगा रखी है। तो यहाँ ये देखिए, जो मटेरियल है, जो सॉलिड मटेरियल है, वो नीचे की तरफ पहले बीकर की तली में बैठ गया है, जिसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। जनरली आप केमिस्ट्री लैब में जब प्रैक्टिकल करते हैं तब कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में लिक्विड में नीचे बेस पर बैठ जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट। तो अब यहाँ पे को प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? क्योंकि सॉलिड स्टेट रिएक्शन है, इसका मतलब को का मतलब दो, यानी दो जो रिएक्टेंट हैं वो दोनों साथ में प्रेसिपिटेट होंगे। तो को प्रेसिपिटेशन एज अ प्रीकर्सर टू सॉलिड स्टेट रिएक्शन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो को प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो रिएक्टेंट एक साथ प्रेसिपिटेट होंगे तो उसको को प्रेसिपिटेशन कहेंगे। प्रीकर्सर्स क्या होते हैं? तो प्रीकर्सर्स के लिए एक लाइन याद रखिए, जैसा कि अभी इवोपरेशन के बारे में हमने बताया कि इवोपरेशन इज प्रीकर्सर ऑफ कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन करने के लिए इवोपरेशन सबसे पहले जरूरी है। इसलिए बोल रहे इवोपरेशन इज प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब सबसे पहला प्रोडक्ट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है कंडेंसेशन के लिए? कंडेंसेशन तब तक नहीं होगा जब तक इवोपरेशन नहीं होगा। तो इवोपरेशन इज प्रीकर्सर ऑफ कंडेंसेशन, ये लाइन आपको याद रखना है थ्रू आउट द सेशन। तो क्या होता है कि नॉर्मल सॉलिड स्टेट रिएक्शंस में रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो उनको मिक्स करने की दो प्रोसेस है, या तो मैनुअली हो जाते हैं या फिर मैकेनिकली हो जाते हैं। अगर मैनुअली हो रहे हैं तो हम उसमें मोटर और पेस्टल का यूज़ कर रहे हैं, जबकि अगर मैकेनिकली हो रहे हैं तो हम उसमें बॉल मिक्सिंग का या बॉल मिलिंग का यूज़ करते थे। तो मैनुअली के लिए हमने बताया कि मोटर और पेस्टल यूज़ करते हैं, मैकेनिकली के लिए हम करते हैं बॉल मिलिंग का यूज़। और ये सारी रिएक्शन जो डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो पार्टिकल के साइज पर, रिएक्टेंट के पार्टिकल के साइज पर। यानी साइज जितना छोटा होगा, रिएक्टेंट के पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रिएक्शन उतनी आसानी से होगी। तो इस प्रोसेस में होमोजेनाइजेशन अचीव्ड हो जाता है, यानी दोनों मिक्सचर
आपस में फर्मली मिक्स्ड हो जाते हैं, एक होमोजीनियस फॉर्म बना लेते हैं। को प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के द्वारा यह पॉसिबल है कि हाई डिग्री का होमोजेनाइजेशन दिखाई दे दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में, यानी दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल जितना, ये चीज़ ध्यान रखना है हमको कि पार्टिकल जितना छोटा होगा, यानी अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हमने मोर्टार और पेस्टल की बात की है, इसका मतलब हम उस रिएक्टेंट को, उन रिएक्टेंट्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर, उनके जो पार्टिकल साइज है उनको मॉलिक्यूलर लेवल पर छोटा कर रहे हैं। लेकिन इससे भी एक नीचे लेवल होता है एटॉमिक लेवल, जो कि को प्रेसिपिटेशन की सहायता से हम उसको पा सकते हैं। और जितना छोटा साइज होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ जाएगा। तो को प्रेसिपिटेशन की प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो को प्रेसिपिटेशन की जो स्टेप्स हैं, इनमें पहला होता है कि हमको जिंक और आयरन के ऑक्सीलेट वाटर में डिसॉल्व करने हैं, जिनका रेशो 1:1 रहेगा, 1:1 रहेगा, और उनको सेपरेटली वाटर में डिसॉल्व करना है। इस सॉल्यूशन को मिक्स करना है एक दूसरे पॉट में, और उसको गर्म करके वाटर को इवोपरेट करना है। तब जिंक का ऑक्सलेट और आयरन का ऑक्सलेट धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होंगे और एक साथ मिल जाएंगे। तब वहाँ पे बहुत महीन, बहुत फाइन पाउडर मिलेगा, और जो कि सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। और इसमें जिंक और आयरन के केटायन मिक्स्ड रहेंगे, जो कि एटॉमिक लेवल पर मिक्स्ड होंगे, यानी मॉलिक्यूलर लेवल से भी नीचे एटॉमिक लेवल पर मिक्स्ड होंगे। इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर ऑफ कर लिया जाएगा, और इसको नॉर्मल वे से या नॉर्मल टेम्परेचर पर हीट करेंगे। तब यह रिएक्शन एक बहुत ही अच्छे रेट से कंप्लीट होगी। अब इस रिएक्शन को समझते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे दो बीकर लिए हुए हैं, ये बीकर 1 और ये हो गया बीकर 2। अब इस बीकर में, पहले बीकर में हमने लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, आयरन का ऑक्सलेट Fe2COO होल ट्वाइस होल थ्राइस, आयरन ऑक्सलेट लिया हुआ है, फेरिक ऑक्सलेट जिसको बोलेंगे हम। और दूसरा लिया है जिंक ऑक्सलेट दूसरे बीकर में। तो पहले बीकर में हमने आयरन ऑक्सलेट लिया हुआ है, फेरिक ऑक्सलेट, उसकी रिएक्शन, उसमें हमने वाटर डाल दिया है, एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया है 1:1 रेशो का, ये पहले बीकर में लिया है। दूसरे बीकर में हमने जिंक ऑक्सलेट लिया है वाटर के साथ, उसको भी 1:1 रेशो में कर दिया है। अब इन दोनों को जिनको अलग अलग बीकर्स में लिया था, इनको एक से सिंगल बीकर में दोनों को मिक्स करके डाल दिया। तो जब दोनों को मिक्स करके सिंगल बीकर में डाल दिया, तब जिंक और आयरन के आयंस के साथ साथ उस बीकर के अंदर क्या है, H2O है। अब जब ये जिंक और आयरन तो है, साथ में क्या क्या है, H2O भी है। तो ये तीनों मिलेंगे, तो इनको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब इनको हम धीरे धीरे हीट करेंगे तो क्या होगा, इवॉपरेशन होगा। इवॉपरेशन के थ्रू क्या होगा, जो वाटर है, H2O है, वो बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, जिंक और आयरन का प्रेसिपिटेट। ये जो जिंक और आयरन का प्रेसिपिटेट है, ये कहलाएगा स्पिनल, कहलाएगा स्पिनल।
स्पिनल का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास Ab2O4 हो। Ab2O4 का मतलब एक जिंक, दो आयरन Fe2 और चार ऑक्सीजन हो। यानी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जहाँ होती है वहाँ स्पिनल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे स्पिनल का फॉर्मेशन होगा। अब इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो जब इसके रिएक्शन को हम देखते हैं तो ये फेरिक ऑक्सलेट जिंक ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है स्पिनल ZnFe2O4। स्पिनल का बेसिक फॉर्मूला याद रखिए Ab2O4 तो यह बन गया ZnFe2O4। और यहाँ पे क्या बन गया, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। तो स्पिनल हमको प्राप्त हो गया। तो ऐसे स्पिनल्स आप क्रोमाइड्स के साथ और फेराइड्स के साथ बना सकते हैं। जैसे क्रोमाइड्स के लिए हो जाएगा COCr2O4, MnCr2O4 या NiCr2O4। और फेराइड के साथ हो जाएगा COF2O4, MnF2O4 और NiF2O4। तो ये जो है स्पिनल फॉर्म हो सकते हैं। अब इन स्पिनल्स को करने के लिए या को प्रेसिपिटेशन प्रोसीजर करने के लिए क्या शर्तें होना चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो इनके लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए, इसमें दो रिएक्टेंट जो हम लेंगे, जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्सलेट और फेरिक ऑक्सलेट लिया हुआ है, तो दो रिएक्टेंट जो लेंगे वो रिएक्टेंट की सॉल्युबिलिटी वाटर में सेम होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो उनका प्रेसिपिटेशन रेट भी सेम होना चाहिए। इन दोनों साथ में प्रेसिपिटेट हों। इस तरह से अगर रिएक्टेंट्स हम लेते हैं तो आसानी से को प्रेसिपिटेशन के थ्रू हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये था हमारा को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या जिसको हमने कहा कि को प्रेसिपिटेशन एट प्रीकर्सर। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम को प्रेसिपिटेशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गया होगा कि को प्रेसिपिटेशन एज अ प्रीकर्सर टू सॉलिड स्टेट रिएक्शन क्या होता है। Thank you very much for watching this.